कुरान वो किताब है जो दर से इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ वक्त पहले हमारे मुल्क का वो मीडिया जो 24 घंटे मुसलमानों को टारगेट करते हुए, इस्लाम के शरई कानूनों को चैलेंज करते हुए और जो हुकूक इस्लाम ने मर्द व औरत को दिए हैं उसे टारगेट करते हुए सुबह शाम टीआरपी के लिए ये मीडिया एक अलग ही बसड़ा लगाया हुआ था और लोगों के जहनों के अंदर एक ऐसा जहर घोल रहा था कि मुसलमान जो है वो बहुत खराब है, या इस्लाम जो है उसी के इम्पैक्ट से सारी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। और लोग इस मीडिया को सुन सुनकर इस तरीके से पागल होते जा रहे थे कि उनको वो लिंचिंग में मुलव्विज हो रहे थे, मुसलमानों को नफरत की निगाह से देख रहे थे, मुसलमानों का बाइकआउट करने की बातें हो रही हैं, मुसलमानों को चारों तरफ से थकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और सभी तरीके के उनके साथ मामला पेश आ रहे हैं। लेकिन मीडिया ऐसी चीजों को हाईलाइट करते हुए उन चीजों पर नजर नहीं रखता, न उन चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है जो कि असल इम्पैक्ट जो समाज पे हो रहा है, रिश्तों पे हो रहा है और जो रिश्तों को लेकर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। तो वो शरई मामला क्या था जिसको लेकर मीडिया ने ऐसा वावेला मचाया था, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक ऐसे हाल ही में हुए ऐसे इंसिडेंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा जिसने पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को सवालिया निशान देकर एक अलग ही बहस को छेड़ दिया है। ऐसे इंसिडेंट आए दिन होते जा रहे हैं और उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन ये बात करने की एक खास टॉपिक है जिस पर बात होना चाहिए, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको उस इंसिडेंट की तरफ तवज्जो दिलाऊं जो इंदौर में हाल ही में घटित हुआ। इंदौर के राजा रघुवंशी की जो है शादी सोनम रघुवंशी के साथ 11 मई को होती है। 20 मई को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए शिलोंग जाते हैं। फिर अचानक ही 23 मई को दोनों लापता हो जाते हैं। यहाँ से दोनों की तलाश शुरू होती है, लेकिन फिर 2 जून को राजा रघुवंशी की लाइफलेस बॉडी गहरी खाई में से मिलती है और सोनम रघुवंशी का कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन पुलिस मशक्कत करते हुए उसकी तलाश करती रहती है। 7 दिन की मशक्कत के बाद में सोनम रघुवंशी अपने घर पर कॉल करती है, अपनी लोकेशन बताती है और फिर 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से के ढाबे से वो कॉल करती है। फिर घर वाले उसकी लोकेशन पुलिस को बताते हैं और पुलिस जाकर उसको गिरफ्तार कर लेती है। मामला यही नहीं रुकता, 3 और लोग गिरफ्तार होते हैं। साथ ही एक शख्स अभी हालिया गिरफ्तार होता है और शक की सुई इस तरीके से घूमती है कि लोगों के बीच में ये बात होती है कि सोनम ने ही अपने हस्बैंड को जो है मर्डर कर फेंकवा दिया। और कुछ उसकी चैटिंग्स जो है वो भी लीक होती है, कुछ चैटिंग्स उसके सामने आती हैं और इस पर बहस शुरू हो जाती है। हालांकि अभी इंसिडेंट जो है ये चल रहा है और पुलिस की तफ्तीश में है। अभी इस पर हम जो है ये तो नहीं कह सकते कि वाकई सोनम ने मारा है, क्योंकि सिर्फ इस तरीके के इशारे मिलते हैं, इसका कोई पुख्ता सबूत इस वक्त मौजूद नहीं। लेकिन फिलहाल सोनम जो है वो गिरफ्तार है और शक की सुई उसी पर। क्या ये एक लौता ऐसा मामला है जिसने रिश्तों को तार तार करते हुए लोगों के जहनों को झंझोड़ा है? नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर हम नजर डालें तो 2025 में ही दर्जनों ऐसे केस हो चुके हैं। वो उनमें से कुछ केस आपके सामने लेकर आया हूं। जैसे कि मेरठ उत्तर प्रदेश का एक केस था, मार्च 2025 की बात है। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव केस था, बहुत लोगों के बीच में इसमें डिस्कशन भी हुआ है। मुस्कान रस्तोगी नाम की एक जो शख्स रहती है वो अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ में मिलकर अपने पति सौरभ की जो सौरभ राजपूत है उसका मर्डर कर देती है। सौरभ राजपूत जो है वो मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और अपनी पत्नी जो है मुस्कान के जन्मदिन पे लंदन से लौटे थे। लेकिन सौरभ का मर्डर उसकी ही पत्नी और उसका कथित प्रेमी साहिल शुक्ला दोनों ने मिलकर उसको नशीली दवा जो है खाने में मिला कर दी और फिर बाद में चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। यही नहीं, अपने हस्बैंड के टुकड़े कर एक नीले कलर के ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट भर दी और फिर उसके बाद रंगरेलियां मनाने के लिए, अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए यही सोनम रस्तोगी साहिल शुक्ला के साथ में शिमला के टूर पे निकल जाती है। यही नहीं, यूं कहें कि इंडिया के टूर पे निकल जाती है और घूमती फिरती रहती है। लेकिन जब उसके पास पैसे वगैरह खत्म होने लगते हैं तो वो अपने घर वालों को कॉल कर देती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है। बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो अपना अपराध कबूल कर लेती है।
और इस इंसिडेंट की वजह क्या रही? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और हत्या जो है नापसंद होना, यानी कि पहले से ही किसी से प्रेम में गिरफ्तार होना, या यूँ कहें कि एक नाजायज संबंध में गिरफ्तार होना। अगला जो केस था वो जयपुर राजस्थान का है, मार्च 2025 का मामला है। गोपाली देवी उसने अपने प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर अपने पति धन्नालाल सैनी की हत्या कर दी थी। धन्नालाल सैनी जो है सब्जी विक्रेता थे, और धन्नालाल सैनी को उनकी पत्नी और उसके पत्नी का जो प्रेमी होता है उसने उसके साथ में धन्नालाल ने उन दोनों को देख लिया आपत्तिजनक हालत में। उनका विवाद होने लगा। गोपाली देवी ने दीनदयाल के साथ मिलकर धन्नालाल के सिर पर लोहे के पाइप से वार किया और उसकी हत्या कर दी। फिर उसके शव को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से उसका खुलासा हो जाता है। कारण क्या निकलता है? वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वैवाहिक विवाद वगैरह वगैरह। फिर बिहार के गया का एक केस आपके सामने है, मई 2025 का, जिसमें लखिया देवी जो कि उम्र सिर्फ 22 साल थी, उसने अपने पति मंटू यादव को तरबूज में जहर मिलाकर मार डाला। मंटू के परिवार ने यह आरोप लगाया कि लखिया ने मसाले में जहर मिलाकर खिलाया। पुलिस ने लखिया को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कारण इसका ये सामने आता है कि संदिग्ध प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद। अगला केस हरियाणा, मार्च 2025 का है। यूट्यूबर रवीना और उनके जो प्रेमी सुरेश जो है, सुरेश ने रवीना के पति प्रवीण की हत्या कर दी। प्रवीण ने रवीना और सुरेश को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। दोनों के बीच में विवाद हुआ, तो जो है इसके बाद दोनों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक दी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से रवीना की पहचान हुई और वह गिरफ्तार हो चुकी, जबकि सुरेश फरार। कारण वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह वगैरह। अगला केस बिजनौर उत्तर प्रदेश का है, जहां पर शिवानी ने अपने पति दीपक को, जो कि रेलवे में कार्यरत थे, उनकी हत्या की अपने प्रेमी के साथ मिलकर। दीपक की हत्या का मकसद उनकी सरकारी नौकरी का लाभ उठाना। पुलिस ने शिवानी को तो गिरफ्तार कर ही लिया और जांच में एक अज्ञात सहयोगी की भी भूमिका सामने आई। कारण सरकारी नौकरी से आर्थिक लाभ उठाना और वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगला केस झारखंड का है, मई 2025 में मामला है। तन्नू लकड़ा जो है उसने अपने प्रेमी शाहिद अंसारी और उसके दोस्त सतीश बैठा के साथ मिलकर अपने पति रमेश ओरांव की हत्या की साजिश प्रेम प्रसंग के कारण बताई जा रही है, यानी कि वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह और वही अनैतिक संबंध वगैरह। अगला केस गोपालगंज के बिहार का, मई 2025 का मामला। एक महिला ने अपने देवर के साथ प्रेम प्रसंग चलाया, जिसको पति को उसकी भनक लग गई और इसी से वो आहत हुई और फिर बाद में उन्होंने तलवार से काटकर उसकी हत्या कर दी। पति को प्रेम प्रसंग में बाधा मानते हुए यह कदम उठाया गया, वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये तो 2025 के हाल ही के मामले हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको इसमें और भी ज्यादा खराब हालत देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कहता है? जो ये अनैतिक संबंध या यूं कहें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2018 को अपना एक फैसला सुनाया था। उस फैसले के तहत ये जो है टिप्पणी दी कि कोई भी पति या पत्नी किसी दूसरे मर्द और औरत के बिना किसी झिझक के संबंध बना सकती है। और पति या पत्नी उसे रोकना चाहे तो उसको सिर्फ समझा सकता है, या उसको बुरा लगता है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स फाइल कर सकता है। यानी कि सीधा सी बात है कि पति के सामने उसकी पत्नी या पत्नी के सामने उसका पति खूब जिस्म फरोशी करते रहे और उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। सेक्शन 497 से तो हमें यही समझ में आ रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये बहुत बाद में बना, वरना अगर हम मजहब हिंदू मतलब सनातन धर्म की बात करें तो शास्त्रों में कहीं भी डाइवोर्स को लेकर कोई चीज नहीं है। अगर किसी औरत का हस्बैंड मर जाता है तो उसको सती किया जा सकता है, या पूरी जिंदगी वो विधवा बनकर रहे और उसका उसके पति की संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं होता है हिंदू शास्त्रों के अकॉर्डिंग। यानी कि वहां पर आपको कोई भी डाइवोर्स का कोई भी सिद्धांत नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में उसको जोड़ा गया है बाद में। इसके बरखिलाफ इस्लाम में ऐसे लोगों पर क्या हुक्म है, इसको जानने के लिए आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दलीलें खंगालने की जरूरत नहीं है। हर कोई ये जानता है कि इस तरह के जो अनैतिक संबंध हैं या विवाह उत्तर जो प्रेम प्रसंग है उसको लेकर इस्लाम बिल्कुल क्लियर कट कहता है। अगर आपको कोई पसंद है तो उसको निकाह का पैगाम भेजो, उससे निकाह करो और निकाह करके उसको अपने साथ रखो। लेकिन अगर आप निकाह के बाद कोई इस तरह के संबंध बनाते हैं या यूं कहें कि उसको जिना करते हैं तो फिर उसके लिए बहुत सख्त हुक्म है। अगर कोई गैर शादीशुदा ऐसे जिस्मानी ताल्लुकात या बनाता है जो गैर शरई हैं
तो ऐसों के लिए बहुत सख्त सजाएं। अगर ऐसे ताल्लुकात रखने वाला गैर शादीशुदा है तो उसको सरेरा जो है इस हालत में कोड़े लगाने का हुक्म है हालात को देखते हुए। वहीं अगर कोई शादीशुदा ऐसा करता है तो उसको संसार करने का हुक्म है। वहीं अगर कोई शादीशुदा करे जोड़ा हो निकाह से खुश नहीं है तो उसके लिए भी इस्लाम ने बहुत अच्छा रास्ता बताया है कि कुरान के लिए हुक्म फरमाता है कि अगर तुम इन दोनों के आपस में एक दूसरे से नहीं बन रही है तो दोनों में से एक हकम आए, यानी मर्द की तरफ से एक हकम आए, औरत की तरफ से दो, यानी कि दो बुजुर्ग आए और वो दोनों उनकी परेशानियां समझें, उनकी काउंसलिंग करें, उनको समझाएं और उनको साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश करें। अगर वो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके लिए तलाक का जो है रास्ता बहुत आसानी से खुला है और फिर वो जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, कहीं और जाकर भी गुजार सकते हैं। इसी में से तलाक की एक किस्म जो 3 तलाक हमारे शरई अहकामात में से आती है, शरई अहकाम में से आती है, उसको गवर्नमेंट ने या यूं कहें कि समाज में और इस गवर्नमेंट ने खासतौर पे कानून पारित किया जिसको पास किया गया लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, उसको पास किया गया और कानून बनाया गया कि अगर कोई 3 तलाक देता है तो वो अपराधी है। मेरा ये समझ में नहीं आता है कि कोई पति पत्नी विवाह उत्तर किसी से संबंध बना सकता है, वो तो आपको क्राइम नहीं लग रहा है, लेकिन कोई अगर आपस में नहीं खुश है और वो तलाक दे देते हैं तो वो अपराधी कैसे हो सकता है? उसको अपराध की कैटेगरी में क्यों आप रख रहे हैं? वो किताब जो आसमान से नाजिल हुई जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अहकामात के साथ तुम्हारे पेश किया, और वो क्यों किया आप ऊपर के इंसिडेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे कि अगर हम मुस्कान का केस लें, अगर मुस्कान अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थी, अपने उसको कोई और पसंद था तो उसके लिए रास्ता खुला था। वो अपने जो पति जो सौरभ राजपूत थे उनसे डाइवोर्स ले सकती थी और अपने हस्बैंड के अपने आशिक के साथ चाहती तो निकाह कर सकती थी, लेकिन आपने उस दरवाजे को बंद किया, उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश की और आपके सामने ये खुले हुए इंसिडेंट हैं जो अभी दर्जनों केस मैंने आपके सामने पेश किए हैं। ऐसे कई केसेस रेगुलरली हो रहे हैं और वो किस तरफ गाइड कर रहे हैं यंगस्टर्स को, वो लिव इन रिलेशनशिप की तरफ गाइड कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं भैया शादी में रहना तो बहुत नुकसान है, हम तो लिव इन में रहेंगे। और लिव इन का आपके सामने साइड इफेक्ट अगर जानना है तो आप वो जो दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस हुआ था जिसमें एक वो पूना वाला जो इन्वॉल्व था, उस पूना वाले को भी मुसलमानों के सर मर दिया, जबकि वो खुद अपनी बायोग्राफी में लिख रहा है कि मैं ह्यूमनिस्ट हूँ, जबकि इस्लाम तो इस चीज से रोकता है। इस्लाम में लिव इन रिलेशनशिप हराम है, तो कैसे आप उसको इस्लाम या मुसलमानों के सर मर सकते हैं? हरगिज नहीं। और वैसा ही एक और केस दिल्ली में होता है, लेकिन जिसमें वो अपनी पत्नी को उबाल के खा जाता है, उस पर कोई बात नहीं होती। कुकर में उबाल कर खाया गया था, बिल्कुल उस पर बात नहीं होती, लेकिन चूंकि इस्लाम को बदनाम करना है इसीलिए ऐसे केसेस लाकर उनको सामने रखा गया। उसका नतीजा क्या हुआ? उसके नतीजे में बिहार की लखिया देवी जैसे केस हुए, गोपाली देवी जैसे केस हुए, हरियाणा की यूट्यूबर रवीना वाले केस हुए, या मेरठ की मुस्कान रस्तोगी वाला केस हुआ, और यही नहीं इंदौर के राजा रघुवंशी वाला केस हुआ। अगर इनके लिए एक रास्ता खुला होता तो फिर वही सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी से तलाक लेकर अलग हो सकती थी, यहाँ पर किसी का मर्डर नहीं होता। लेकिन तलाक को जो कि अल्लाह की तरफ से मर्द और औरत को एक ऐसा मर्द और औरत को उसके हुकूक दिए गए थे, मर्द को उसके हुकूक दिए गए, औरत को उसके हुकूक दिए गए तलाक के लिए, तलाक के, और उनको चंद लोगों की जो जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं उन चंद लोगों की गैर शरई हरकत को टारगेट बनाते हुए आप कानून में दाखिल करते हैं और उसको आप गैर कानूनी करार देते हैं। उसका नतीजा आपके सामने। तो मेरे अजीजों, इस्लाम को समझो, इस्लाम के कानून को समझो, शरई कानूनों को समझो, उसके बाद इस पर कोई उंगली उठाने की कोशिश करो। अगर आपको समझ में जब भी नहीं आती तो आप किसी मुफ्ती के पास जाएं, किसी मुफ्ती से सलाह लें, उसको समझें कि नहीं साहब मुझे ये बताएं जो 3 तलाक का कानून है इसके क्या फायदे हैं। फिर आपके जहन में जो नुकसान है वो आप सामने रखें और उनका फिर कंपैरिजन करें कि ये जो फायदे और ये जो नुकसान है इसमें से बेहतर क्या है और क्या चीज एप्लीकेबल होना चाहिए। इस्लाम का हर कानून, शरीयत का हर कानून आपको सही तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए रास्ता बताता है। और समाज में इस तरह के जो केसेस होने वाले हैं जो अभी राजा रघुवंशी के साथ हुआ, जो सोनम रघुवंशी ने किया, जब मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत के साथ किया, ये गोपाली देवी ने अपने पति धन्ना लाल के साथ किया, या लखिया देवी ने अपने पति मंटू यादव के साथ किया, या यूट्यूबर जो रवीना है उसने अपने पति प्रवीण के साथ किया,
ऐसे मामलात को रोकने ही के लिए हैं और इंसान को इंसान बनाकर ज़िंदगी गुजारने के लिए है। तो मेरे दोस्तों, इस्लाम को समझो, इस्लाम के कवानीन को समझो, शरीयत के कवानीन को समझो। उन शरीयत के अहकामात पर उंगली उठाने से पहले ऐसे इंसिडेंट आपके सामने रखो। 3 तलाक कोई बुराई नहीं, बल्कि ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने के लिए हथियार था जो आपने ताले में बंद कर रखवा दिया है। लेकिन फिर भी आप देखिए, इस्लाम आपको ऐसे केसेस के अंदर मुसलमानों का नी के बराबर इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। मुसलमान इसमें बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। वही होंगे जो दीन से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन जो दीन को समझते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस्लाम आपको खुला रास्ता देता है कि अगर आपके बीच में नहीं बन रही तो आप तलाक लें और अलग हो जाए। वहीं आप हमारे बरअक्स जो कौम है उनके अगर आप शास्त्र खंगालेंगे, आपको इस तरह का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। और आखिरी में जब ऐसे कोई रास्ते नजर नहीं आते तो ऐसे इंसिडेंट सा नजर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।